हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसी लग रही है आपको मेरी यह कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का भाग 9, आदित्य और ईशानी की शादी। थोड़ी देर बाद आदित्य सेहरा बांध के मंडप में बैठा था और ईशानी लंबा सा घूंघट डालकर उसकी बगल में ही बैठी हुई थी। दोनों के ही चेहरे घूंघट और सेहरे से ढके थे, जिससे किसी को भी यह पता नहीं चल पाया कि यह रुद्र और संजना नहीं बल्कि आदित्य और ईशानी हैं। पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए, पर आदित्य और ईशानी तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। ईशानी सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने इस ज़िंदगी में मुझे और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे। जब छोटी थी तो माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए। बड़ी हुई तो कोई ऐसा मिला जो अपना सा लगा, मगर हालातों ने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। अब शादी भी ऐसे इंसान से हो रही है जिसे मैं जानती भी नहीं। क्या यही मेरी किस्मत है? हे भगवान, कुछ तो ऐसा कीजिए कि मुझे भी लगे कि मैं जिंदगी काट नहीं रही बल्कि जी रही हूँ। एक तरफ तो ईशानी अपने भगवान से शिकायत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आदित्य सोच रहा था कि यह अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। अभी अभी तो मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ था। कोई ऐसा मिला था जो कि मेरे दिल को सुकून दे, मगर अपने दिल की बात उस तक पहुंचाने से पहले ही मेरा रिश्ता किसी और के साथ जुड़ रहा है। मैं किसी अजनबी लड़की के साथ इस शादी के मंडप में बैठा हूँ। भगवान, आप यह मेरा कैसा इम्तिहान ले रहे हो? एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरा परिवार। यही सब सोचते सोचते दोनों पंडित जी के बताए अनुसार सभी रस्में कर रहे थे। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने को कहा। आदित्य और ईशानी अग्नि के चारों तरफ घूमकर फेरे लेते हैं। फिर मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होती है। आदित्य जैसे ही ईशानी को मंगलसूत्र पहनाता है, उसकी उंगलियां ईशानी के गालों को छू जाती हैं। आदित्य की उंगलियों के स्पर्श से ईशानी को कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इस हाथ ने उसे पहले भी छुआ हो, मगर वह यह ख्याल अपने दिमाग से फौरन निकाल देती है। उसके बाद पंडित जी आदित्य को ईशानी की मांग में सिंदूर लगाने के लिए कहते हैं। जब आदित्य ईशानी की मांग में सिंदूर लगा रहा होता है तो उसे वह पल याद आने लगते हैं जब उसने ईशानी की मांग भरी थी, और ईशानी का चेहरा याद आते ही वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशानी का भी यही हाल था। उसे भी वही पल याद आ रहे थे जब आदित्य ने ईशानी की मांग भरी थी। आदित्य को याद करते ही ईशानी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक आंसू उसकी आंखों से गिरकर उसके गालों पर लुढ़क जाता है। जब पंडित जी बोलते हैं शादी संपन्न हुई, तब जाकर ईशानी और आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। दोनों ही सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ईशानी को विदा करके सिंह निवास लाया जाता है। गाड़ी बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से दरवाजे तक के रास्ते पर फूल बिछाए गए थे। पूरे विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आदित्य गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके पीछे ईशानी भी गाड़ी से बाहर निकलती है, पर उसका लहंगा बहुत भारी था। गाड़ी से निकलते ही लहंगा संभालने के चक्कर में उसका पैर मुड़ जाता है और वह जैसे ही गिरने को होती है, आदित्य फौरन उसका हाथ थाम लेता है। ईशानी का हाथ जैसे ही आदित्य के हाथ में आया, दोनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। ईशानी जल्दी से सीधी खड़ी हो गई और उसने आदित्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। आदित्य को उसका यह बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, मगर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दोनों का गृह प्रवेश बड़ी धूमधाम से कराया गया। कुछ जरूरी रस्में करवाकर ईशानी को आदित्य के कमरे में भेज देते हैं। घर में अब कुछ ही मेहमान थे। सभी बहुत थक गए थे, इसलिए सभी अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। आयशा ईशानी को लेकर आदित्य के कमरे में आती है। ईशानी अब भी बहुत घबराई हुई थी। उसके लिए यह यकीन करना बहुत मुश्किल था कि उसकी शादी हो गई है और वह दुल्हन बनी इस कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही है। कुछ घंटों में ही उसकी जिंदगी कितनी बदल गई। कहाँ तो वह आदित्य के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, और कहाँ अब उसे अपनी पूरी जिंदगी
किसी और के साथ बितानी पड़ेगी। यही सोचकर वह बहुत दुखी थी। तभी आयशा कमरे में आती है और उसके हाथों में खाने की ट्रे थी। ट्रे को ईशानी के सामने रखते हुए आयशा कहती है, भाभी आप कुछ खा लीजिए, क्योंकि भैया को अभी आने में वक्त लगेगा। जिस तरह आपने मजबूरी में यह शादी की है, उसी तरह भैया ने भी यह शादी मजबूरी में ही की है। यह सुनते ही ईशानी चौंक गई और आयशा की तरफ देखने लगी। ईशानी को इस तरह चौंकते हुए देखकर आयशा समझ गई कि ईशानी को अब तक नहीं पता कि उसकी शादी रुद्र से नहीं बल्कि आदित्य से हुई है। आयशा ईशानी से बोली, भाभी क्या आपको नहीं पता कि रुद्र भैया तो यह जानकर कि आपकी बहन इस शादी से भाग गई है, शादी छोड़कर ही चले गए थे। तब घर की इज्जत बचाने के लिए घर के बड़ों ने हमारे छोटे भैया यानी आदित्य भाई को दूल्हा बना दिया और आपकी शादी रुद्र भैया से नहीं बल्कि आदि भैया से हुई है। वह भी आप ही की तरह इस शादी को करने के लिए मजबूर थे। यह सुनते ही ईशानी सोचने लगी, क्या वह भी यह शादी नहीं करना चाहते थे? यह विचार मन में आते ही ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या किस्मत है मेरी, जिस इंसान से प्यार किया वह तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया, और जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है वह भी मजबूरी में आया है। यही सोचते हुए उसका चेहरा उदास हो गया। मगर तभी एक बात उसके दिमाग में आई और उस बात को सोचकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा कि अब भी मेरे पास एक मौका है, मैं आदित्य को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हूँ। मगर वह बेचारी यह नहीं जानती थी कि किस्मत तो उसे पहले ही आदित्य की ज़िंदगी में शामिल कर चुकी है। उसने बहुत हिम्मत करते हुए आयशा से आदित्य का नंबर मांगा और आयशा ने फ़ौरन ईशानी को आदित्य का नंबर दे दिया। उसने सोचा शायद ईशानी और आदित्य एक दूसरे से बात करेंगे तो उनका रिश्ता थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कुछ देर बाद आयशा वहाँ से चली गई। अब ईशानी उस कमरे में अकेली थी। उसने सोचा यही मौका है जब वह आदित्य से बात करके उसे अपने मन की बात बता सकती है। मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आदित्य को कॉल करके उससे बात करे। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने मन की बात मैसेज करके अपने पति को बता देगी। यही सोचकर ईशानी ने अपना फ़ोन लिया और उसमें कुछ टाइप करने लगी। जब वह मैसेज टाइप करके भेजने ही वाली थी, तभी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने आप को समझाने लगी, ईशानी थोड़ी सी हिम्मत कर ले, शायद वह तुम्हारी बात समझ जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से प्यार की बहार आ जाए। उसने बहुत हिम्मत करके वह मैसेज आदित्य के फ़ोन पर भेज दिया। उधर दूसरी तरफ आदित्य टेरिस पर अकेला बैठा तारों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ उससे छीन ली गई हो। उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसे किसी भी लड़की को अपनी पत्नी मान सकता हूँ, जबकि मेरे दिल और दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ ईशानी है। कैसे मैं इस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाऊंगा? अगर अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी मेरे दिल में ईशानी रही तो यह उसके साथ धोखा होगा। मैं कैसे उस लड़की के साथ धोखा कर सकता हूँ जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए इस घर में आई है। अभी वह अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था कि उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजती है। जब आदित्य ने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो वह मैसेज ओपन किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह किसी अननोन नंबर से मैसेज था। मगर जैसे जैसे आदित्य मैसेज पढ़ने लगा, उसे समझ आ गया कि यह मैसेज उसकी नई नवेली दुल्हन ने ही भेजा है। मैसेज में लिखा था, मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने यह शादी सिर्फ अपने बड़ों के कहने पर और परिवार की इज्जत बचाने के लिए की है। हम दोनों ही इस शादी को करने के लिए मजबूर थे। अगर मेरी तरह आप भी इस शादी से खुश नहीं हैं तो हम दोनों एक दूसरे को इस रिश्ते से आज़ाद कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। यह शादी सिर्फ मैंने अपने दादाजी के कहने पर ही की है। जब आदित्य ने ईशानी का यह मैसेज पढ़ा तो वह भी सोचने लगा, शायद यही सही रहेगा। जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो वह रिश्ता पूरी ज़िंदगी कैसे निभाया जा सकता है। और वैसे भी मैं तो ईशानी से प्यार करता हूँ,
तो यही सही रहेगा कि हम इस शादी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। यही सब सोचकर आदित्य भी ईशानी को मैसेज करता है और लिखता है कि मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मजबूरी में बनाया गया यह रिश्ता किसी को भी खुशी नहीं दे पाएगा, इसलिए हमें यह रिश्ता जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो हम दोनों कुछ दिन साथ रहते हैं और सही वक्त आने पर परिवार के सभी लोगों को अपने बारे में बता देंगी। ईशानी जब आदित्य का यह मैसेज पढ़ती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह भगवान को थैंक यू बोलते हुए कहती है, भगवान जी, आपने मेरे प्यार को मुझसे दूर होने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर आदित्य भी एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि अच्छा हुआ जो इस लड़की ने मुझे यह बात बता दी, नहीं तो मुझे भी पूरी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ बितानी पड़ती जिसे मैं प्यार नहीं करता और वह भी मुझे प्यार नहीं करती। अब उसके चेहरे पर शांति थी। वह कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा रहा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब वह कमरे में आता है तो ईशानी खिड़की के पास खड़ी बाहर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी पीठ आदित्य की तरफ थी, जिससे आदित्य उसका चेहरा नहीं देख पाता। वह अलमारी से अपने कपड़े निकालता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह बाथरूम का दरवाज़ा बंद करता है, ईशानी दरवाजे की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखती है, मगर तब तक आदित्य बाथरूम के अंदर जा चुका था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगती है। ईशानी समझ जाती है कि उसका पति कमरे में आया है और वह बाथरूम में है। ईशानी बेड की तरफ बढ़ जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है कि जब हम दोनों ही यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो हमें एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वह कमरे में चारों तरफ देखती है। कमरे में बेड के अलावा एक सोफ़ा भी था, तो ईशानी सोफ़े की तरफ बढ़ जाती है। वह जाकर सोफ़े पर लेट जाती है और एक कंबल से अपने आप को ढक लेती है। जब आदित्य बाथरूम से बाहर आता है तो ईशानी को इस तरह कंबल में सोते हुए देखता है, जिससे वह उसका चेहरा नहीं देख पाता। वह भी चुपचाप बेड पर जाकर सो जाता है। क्या होगा जब इन दोनों को पता चलेगा कि इनकी शादी किसी और से नहीं बल्कि अपने प्यार से ही हुई है? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए।